तो आइए कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी के ये सीरीज़ को। आज हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1919 तक हमने कर लिया था और ये 1935 हमने आज स्टार्ट करना है। तो ये उस समय का ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था 1935 का, ठीक है। और इसके बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से उठाए हैं। तो इसके दो अलग अलग अधिनियमों में ये विभाजित था। कैसे कि एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का बनाया गया था, इसके साथ ही बर्मा सरकार अधिनियम भी 1935 इसी के साथ बनाया गया था, ठीक है। ये अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1933 में आई थी और उस एक वाइट पेपर नाम से थी, ठीक है। वाइट पेपर साइमन कमीशन बनाई गई थी। तो उसके बेसिस पे 1935 का ये अधिनियम बनाया गया था। किस पे बेस्ड है ये? साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। क्योंकि 1919 में ये बोला गया था कि हर 10 साल बाद एक कमीशन बैठाई जाएगी जो कि ऑन फील्ड चेक करेगी कि सारी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। उसी के बेसिस पर साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया था। तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। साइमन कमीशन ने जो दी थी उनमें से एक रिकमेंडेशन उसने ये की थी कि जो डायरेक्टी का इंट्रोडक्शन हुआ था 1919 के थ्रू ना, 1919 में ये द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। उसको साइमन कमीशन ने बोला था कि इसको अबॉलिश कर दो, इसको हटा दो। जो भी प्रांतों में प्रांतीय मतलब प्रोविंसेस में डायरेक्टी जो लागू की गई थी उसको हटा दी जाए। तो वो रिकमेंडेशन 1935 के इस एक्ट में मान ली गई थी। इसलिए डायरेक्टी को द्विशासन को हमने यहाँ पे प्रांतों में इसको हमने अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है। और हम पहले पढ़ चुके थे कि कुछ 1813 के आसपास या 1772 से ही लगभग सेंट्रलाइजेशन की पावर जो एक तरफ प्रशासन बढ़ रहा था वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आने के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन की जो पावर थी वो अब डिसेंट्रलाइज हो रही थी धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और डायरेक्टी को अबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है? प्रांतीय स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी। वो अपने हिसाब से अपनी सरकार को चलाने के लिए वो अपनी हिसाब से अपनी सरकार चला सकते थे, वो किसी से बाध्य नहीं थे। तो उसको ही प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्रांतों से तो हटा दिया गया था, केंद्र में फिर से लगा दी गई थी डायरेक्टी को, ठीक है। और एक पॉइंट ऊपर रह गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसने एक अखिल भारतीय संघ ये ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। अधिनियम ने 3 सूचियों के साथ केंद्र और अन्य इकाई के बीच शक्ति का विभाजन किया था। डिवीजन ऑफ पावर हुआ था। फेडरेशन के थ्रू क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर होता है। 3 लिस्ट बनाई गई थी जिससे कि डिवीज़न हो गया था पावर का कि ये सेंटर के लिए मतलब कि यहाँ पे ये संघीय सूची बनाई गई थी। तो केंद्र के लिए उसमें 59 विषय डाले गए थे। प्रांतीय सूची बनाई गई थी और समावर्ती सूची बनाई गई थी। इस तरीके से पावर का डिवीज़न हुआ गया था
ठीक है, फेडरेशन इसी को कहते हैं। फिर अगला है, ये हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टरी एज सेंटर डाल दिया गया था। फिर द्विसदनीय व्यवस्था में 11 में से 6 प्रांतों में बायकैमरलिज्म हमने देखा था पहले। बायकैमरलिज्म, द्विसंसदीय व्यवस्था कहाँ पे हुई थी? सेंटर में हुई थी। अब ये प्रोविंसेस में भी दे दी गई थी कि प्रोविंसेस में भी, प्रांतों में भी 2 हाउस हो सकते हैं। और 11 प्रांत में से 6 प्रांत कौन कौन से थे ये बता दूँ। यूपी था, बॉम्बे था, बिहार था, मद्रास था, असम था, बंगाल था, ये थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बायकैमरलिज्म ले आए थे। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था डाल दी गई थी। फिर अधिनियम ने निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रावधान किया था। क्या था? संघीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए। फिर प्रांतीय भी था, ठीक है, और मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस कहाँ पे? एक तो सेंटर में और प्रोविंसेस में भी, दोनों को ही इसके थ्रू सेटअप किया गया था। फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब एक जॉइंट भी होता था, जॉइंट संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। राज्य सचिव, ये आप देख सकते हैं, फेडरल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, फिर एक जॉइंट सर्विस कमीशन और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा है कि बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था 1937 में इंडिया से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930 ने अबॉलिश किया कर दिया था काउंसिल ऑफ क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। इस काउंसिल को भी इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था, जो कि 1858 में सिपाही म्यूटिनी हुई थी। उसके बाद में जो एक एक्ट आया था, एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, उसके बाद में जो काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस्टेब्लिश किया था, उसको भी हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। फिर एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंचाइजी को 10% बढ़ा दिया गया था, मतलब अब 10% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो वोट कर सकती थी। सोचिए उस टाइम पे, ठीक है, सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो थी वो वोट कर सकती थी, वो भी 1935 में 10% किया गया था। उसके पहले इससे भी कम लोग थे जो कि वोट कर सकते थे। ठीक है, तो ये था 1935 का एक्ट। अगली बार हम पढ़ेंगे 1947 का एक्ट, और उसके बाद में ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जो भी एक्ट्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स की थी। इसके बाद अगर आप कुछ स्पेशल चीज़ है जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, वरना नई सीरीज़ को स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू।